गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है नवंबर 17 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो आज नंबर ऑफ टॉपिक्स काफी ज्यादा हैं, तो हर टॉपिक पर हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। जो टॉपिक से रिपीटेड हैं, घिसे पीटे से टॉपिक हैं, उन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। जैसे G20 वाला टॉपिक है, इंडिया और यूके के बीच में एक हल्का सा अग्रीमेंट हुआ है, 10 सेकंड का टॉपिक है, तो इनमें हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी जो करने वाले टॉपिक हैं वो आपका रहेगा आज का कार्बन बॉर्डर टैक्स, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। परमानेंट कमीशन भी पिछले साल काफी न्यूज में था, तो दोबारा से न्यूज में आया, थोड़ा आपको बताऊंगा परमानेंट कमीशन क्या होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है इंडियन एयरफोर्स में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त एक वर्डिक्ट दिया है। क्लाइमेट कंपनसेशन वैसे तो पुराना सा टॉपिक है, हल्का फुल्का देख सकते हैं। इन्फ्लेशन टारगेट वही घिसा पिटा सा टॉपिक है आरबीआई से रिलेटेड, लेकिन क्योंकि आज एक्सप्लेंड सेक्शन में आए हैं तो आई थॉट के इसको इंक्लूड कर लेता हूं। यूजीसी का एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया नहीं है, करने वाला है यूजीसी, तो उसके बारे में बात करेंगे और इराकी पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, आज का एडिटोरियल है बेसिकली इराकी पॉलिटिक्स। बट इंडिया इराक और इराक जो है वो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करता है। तो इराक के अंदर क्या चल रहा है, जब से अमेरिका ने उसके मतलब विड्रॉ किया है इराक से, इराक की पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, उसके बारे में जानना जरूरी है बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट, क्योंकि दुनियादारी में क्या हो रहा है भैया हमें पता होना चाहिए, राइट। लेकिन आगे जाने से पहले आपने क्या करना है, वही जो आप हमेशा करते हो, वीडियो को लाइक सबने करना है और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपको बताता चलूं, जनवरी के मंथ से हम लोग अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है जी। तो जिस बच्चे को भी एडमिशन लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन आज बहुत खास दिन है, मतलब अच्छा दिन नहीं है, बुरा दिन है। आज के दिन बहुत बुरा हुआ था। लाला लाजपत राय जी, जो कि बहुत बड़े लीडर थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, और 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया था। क्यों, आप सबको पता है, क्योंकि साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था तो उसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें ये काफी ज्यादा घायल हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, और बाद में उसकी वजह से जो है इनकी डेथ हो गई थी। जैसे आजकल प्रोटेस्ट होते हैं सरकार के खिलाफ तो लाठीचार्ज होता है, पहले भी होता था, तो वही चीजें जो है यहाँ पे हैं। और लाला लाजपत राय जी का हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम लोग विपिन विपिन चंद्र पाल की बात करते हैं, लाला लाजपत राय की बात करते हैं, राइट, और तो बहुत बड़े लीडर थे। इन्हें एक्सट्रीमिस्ट लीडर या मिलिटेंट नेशनलिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए नरम दल और गरम दल है ना, आपने अगर हिंदी में पढ़ा है तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हुआ करता था, मॉडरेट ग्रुप हुआ करता था। मॉडरेट ग्रुप बेसिकली वो पेटिशन, प्रेयर्स और उसके अंदर बिलीव करते थे। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो प्रोटेस्ट में बिलीव करते थे, वो एक्टिव प्रोटेस्ट में बिलीव करते थे, राइट। लेकिन जो मॉडरेट थे वो पैसिव प्रोटेस्ट के अंदर बिलीव करते थे। तो ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में थे। अरबिंदो घोष के साथ मिलके बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और इनका ग्रुप हुआ करता था। तो 4-5 ये मित्र भी थे बहुत अच्छे, और फ्रीडम फाइटर तो ऑफकोर्स थे ही, तो इनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये उसका पार्ट थे। और जहां तक इनकी जीवन की अगर हम लोग बात करें, लाला लाजपत राय जी का जन्म धुकेड़े में हुआ था, उस पंजाब का पार्ट हुआ करता था, मतलब ये पंजाब हरियाणा उस पार्ट से पड़ता है। और इनके पिताजी भी जो है उर्दू के प्रोफेसर थे भैया, टीचर थे उर्दू के। और 1886 में इन्होंने अपना कानून का पेपर पास किया, लॉ की डिग्री इन्होंने हासिल की, और फिर बाद में रोहतक में प्रैक्टिस करना किया, और फिर ये बाद में जो है हिसार में प्रैक्टिस करने लगे, जो कि आजकल मतलब हरियाणा में पड़ता है। तब तो इट वॉज अ पार्ट ऑफ द होल पंजाब। बाद में हिसार म्यूनसिपैलिटी के अंदर भी इनको इलेक्ट किया गया, वहां से इनकी बेसिकली पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुई। उससे पहले तो ये वकालत किया करते थे। फिर 1892 में ये लाहौर में शिफ्ट हो गए, वहां पे अपना वकालत करने लगे, वो सारी चीजें हुई। लाहौर वाज दिल्ली, लाहौर, कलकत्ता ये पॉलिटिकल सेंटर हुआ करते थे उस समय में, तो लाहौर चले गए। और हिंदुइज्म से काफी इन्फ्लुएंस्ड थे, और नेशनलिस्टिक जो आइडियाज हैं वो एज एन इंडियन स्टेट, एज अ हिंदू स्टेट तो नहीं कहेंगे, हालांकि ही यूज्ड टू बिलीव इन हिंदू मुस्लिम एंड ऑल कम्युनिटी की जो यूनिटी है बिलीव किया करते थे। बट पर्सनल सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो ये हिंदुइज्म को काफी स्ट्रांगली बिलीव करते थे, ठीक है। हर कोई अपने हिसाब से करता है। तो सारी चीजें बनी। बाद में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट कर लिया और इनको मंडले बर्मा के अंदर डिपोर्ट कर दिया।
बर्मा जो आजकल म्यांमार कहते हैं, और हालांकि ये बाद में जल्दी वहां से आ गए। फिर ये यूनाइटेड स्टेट्स चले गए 1914 के अंदर, और गए तो थोड़े समय के लिए थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और वहां पे कुछ चीजें हुई, तो बाद में 1919 में बेसिकली 4-5 साल लगा के वहां पे आए थे, और तब ये इंडिया में आए। अमेरिका में गए, वहाँ का लिटरेचर पढ़ा, लोगों से मिले, और वहाँ के आइडियाज़, कल्चर, सिविलाइजेशंस और मतलब फ्रीडम, इक्वालिटी, वो सब उन्होंने वहाँ पे देखा, हाईली इन्फ्लुएंस्ड हुए, और फिर वहाँ से जो है वो इंडिया में आए, और तब से लेके आज तक लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन्स में भी करते रहेंगे। तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में इंडिया के नाम पे, भारत माता के नाम पे कमेंट कर दीजिए, ठीक है जी, भारत माता की जय। चलिए, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी विल बी इंक्लूसिव एक्शन ओरिएंटेड, ऐसा मोदी जी ने कहा है। आपको पता है कि G20 की प्रेसिडेंसी अभी इंडिया के पास आने वाली है December 1 से, ठीक है, 2022 से, और फिर आगे वो December 1, 2023 तक रहने वाली है। तो इन्होंने कहा कि भैया देख, हम लोग इंक्लूसिव का मतलब समझते हो ना, सबका साथ, सबका विकास, उसको इंक्लूसिव कहते हैं। एम्बिशियस, डिसाइसिव, मतलब बातचीत नहीं करेंगे खाली, काम भी करेंगे, ठीक है, वॉक द टॉक, बात भी करेंगे, काम भी करेंगे, और एक्शन ओरिएंटेड होगा, ये उन्होंने कहा है। वीमेन लेड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, तो जो भी डेवलपमेंट की चीजें की जाएंगी उसमें वीमेन को सेंटर में रखा जाएगा, और इसी के लिए जो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, तो ये जो हमारा थीम है उसके तहत हम लोग काम करने वाले हैं। और आपको पता ही है कि G20 की जब मीटिंग होती है तो बायलैटरल मीटिंग्स भी होती हैं, तो ऋषि सुनक जी के साथ इन्होंने ट्रेड, मोबिलिटी, डिफेंस के बारे में बात किया। इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जो जॉर्जिया मेलोनी जी, अभी अभी इलेक्ट होकर आई हैं भैया, उनके साथ भी इन्होंने डिफेंस, कल्चर वगैरह पे बात किया। जर्मन जो चांसलर हैं ओलफ स्कोल्ज, इनके साथ भी इन्होंने ग्रीन पार्टनरशिप के ऊपर बारे में काम किया। और प्रेसिडेंट हैं जो भैया फ्रांस के मैक्रोन जी, इनके साथ इन्होंने सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन के बारे में बात किया। और फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ तो ये फोन पे हर दूसरे तीसरे दिन बात करते ही रहते हैं, वो तो आजकल घर जैसी बात हो गई है, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने कुछ कुछ वहां पे बात किया है, और इसी के साथ वो ऋषि सुनक जी से मिले, उन्होंने एक भैया बहुत जबरदस्त अग्रीमेंट किया, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है पर्सनली, क्योंकि यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज के तहत ये कहा गया है कि हमारे यहाँ के जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं जो कि स्किल्ड हैं, ठीक है, 3000 डिग्री होल्डर इंडियंस को ब्रिटेन वीजा देगा, लेकिन आपकी उम्र 18 से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई अच्छी डिग्री है, स्किल्ड एक आप हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, ठीक है, तो और ग्रेजुएट हो साइंस वगैरह से, प्रोफेसर, मतलब को आपने PhD वगैरह कुछ भी किया हुआ है, तो आपको यूके का वीजा मिल सकता है 2 साल के लिए। वर्क परमिट है, आप वहां पे काम भी करिए, पढ़ाइए, लिखाइए, जो भी करना है आप वहां पे जाके कर सकते हो। तो ये है बेसिकली पूरे का पूरा मामला। चलिए, फ्रंट पेज पे भी कुछ था आज न्यूज, वॉर कॉजिंग इमेंस ह्यूमन सफरिंग, ये तो रशिया यूक्रेन वाली वही घिसी पिटी सी बातें हैं। एट COP27 इंडिया एंड द 3 अदर अपोज कार्बन बॉर्डर टैक्स। यार ये क्या है कार्बन बॉर्डर टैक्स? देखा, आपको बताता चलता हूँ कार्बन बॉर्डर टैक्स दोस्तों क्या होता है। कार्बन बॉर्डर टैक्स का मतलब ये होता है कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे अब भैया इधर है ये आपका यूके है, ठीक है जी, और इधर है हमारा ये इंडिया, ठीक है, और इंडिया से यूके में मान लो सीमेंट जा रहा है, राइट, या फिर स्टील जा रही है, कुछ भी जा सकता है। तो लेकिन कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि भाई वो मोबाइल भेज रहे हैं, नहीं, इस कुछ भी का मतलब ये है कि अगर इंडिया से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूके में जा रहा है जिसको बनाने में जिसको बनाने में कोल का यूज हो रहा है, पेट्रोल का यूज हो रहा है, डीजल का यूज हो रहा है, या फिर नेचुरल गैस का भी मान के चलते हो, अब सुबह थोड़ा स्टार लगा देते हो, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, किसी ने दिया नहीं है क्लैरिटी, बट यस, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स, खासकर इसके ऊपर फोकस कोल के ऊपर है, क्योंकि भैया बिजली तो कोल से ही बनाई जाती है, राइट। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट सीमेंट, स्टील टाइप का, अगर वो इंडिया से यूके में, यूरोप की बात कर रहा हूं बेसिकली मैं यहाँ पे, ठीक है, मेनली मुद्दा यूरोप का है कि अंदर अगर वो एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि जब ये सामान सीमेंट इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके यूरोप के बॉर्डर में एंट्री करेगा तो वहां पे उसके ऊपर कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि ये कार्बन ओरिएंटेड प्रोडक्ट उस बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यूरोप वांट्स टू डिस्करेज द इंपोर्ट ऑफ ऑल गुड्स
जिनकी प्रोडक्शन में फॉसिल फ्यूल का यूज हुआ है, खासकर कोल का यूज हुआ है। क्यों कर रहे हो ऐसा? इसके पीछे रीजन ये है कि भैया वो कहते हैं कि क्लीन एनर्जी का यूज करिए, ग्रीन एनर्जी का यूज करिए और उसी से प्रोडक्ट बनाइए और हमें एक्सपोर्ट करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे कहते हैं कार्बन, क्या कहते हैं? कार्बन बॉर्डर टैक्स। ठीक है। अब इंडिया तो ऑफ कोर्स इसको अपोज करेगा ही करेगा। इंडिया, ब्राजील और चाइना, साउथ अफ्रीका जिसे हम लोग जो है ब्रिक्स कंट्री कहते हैं, इसमें रशिया नहीं है, बेसिकली ब्रिक कंट्री है ये। ठीक है। इन्होंने इसका अपोज किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सामान यूजली बनाया जाता है वो कोल का यूज करके ही बनाया जाता है। अभी तक इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना में मेजर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है वो कोल का यूज करके ही होती है। तो कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये 2021 की बात है, आज की बात नहीं है। 2021 में यूरोपियन यूनियन ने कानून पास करके ये कहा था कि 2026 के बाद में वो ये करने वाला है। मतलब अभी 2022 में हो नहीं रहा है, 2026 में होगा। लेकिन भैया डर का माहौल तो अभी से बन गया है ना। स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ये सब आप एक्सपोर्ट कर नहीं पाओगे। अगर करोगे तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, टैक्स करेगा तो आपका स्टील सीमेंट महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड भी अगर कम हो गई तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। नुकसान तो हमारा ही है ना। ये यहाँ पे पूरा इन्होंने माहौल बनाया है। लेकिन इसके पीछे रीजन यही है कि भैया क्लीन एनर्जी को अगर अडॉप्ट करें, आपको मैंने बता दिया। यूरोपियन यूनियन ने पेरिस अग्रीमेंट के, पेरिस जब कन्वेंशन हुआ था उसमें ये एनडीसी अपना वॉलंटरली जो टारगेट है वो ये दिया था कि हम लोग 2030 तक 55% कार्बन एमिशन को कम करेंगे। 2030, और अभी क्या चल रहा है? 2020। तो यूरोप के पास सिर्फ 8 साल है। अभी वो कितना कर रहा है? 24%। तो उसको 24 से 55% तक जाना है अगले 8 सालों में, अपने कार्बन एमिशन को कम करना है। तो इसके लिए वो इस तरह के रेडिकल स्टेप यहाँ पे ले रहा है। राइट। तो वो है पूरा मामला। इंडिया तो अपोज ऑफ कोर्स करेगा ही। इंडिया ने जो है 2020-21 में यूरोप के अंदर $4 बिलियन का स्टील बेचा है और $500 मिलियन का एल्यूमिनियम बेचा है, सीमेंट भी बेचा है। इंडिया, चाइना, ब्राजील को भैया नुकसान होगा। कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच भी है। एक तरफ तो आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हो, ओपन इकोनॉमी की बात करते हो, दूसरी तरह आप इस तरह के मेजर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हो। कल को तो इंडिया भी ऐसे बोल देगा, दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ पे कोई सामान आएगा, कोई ना कोई बहाना मार के हम बोलेंगे इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो जैसे अभी अमेरिका और चाइना के बीच में चल रहा है। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है और मिल बैठ के बात करना चाहिए। यूनिलैटरली आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। राइट। चलिए अगला टॉपिक हमारे पास आता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अलाउज पेंशन टू 35 फॉर्मर वीमेन ऑफिसर ऑफ आईएएफ। आईएएफ मतलब इंडियन एयर फोर्स। देखिए ये मामला आज का नहीं है, ये मामला काफी पुराना है एक्चुअली। मामला बनता है 2006 से लेकर 2009 के बीच में। उस समय ये हुआ था कि हम इंडियन एयर फोर्स से 32 ऑफिसर्स को निकाल दिया गया था आफ्टर देयर जॉब ऑफ 14 ईयर्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, 14 ईयर्स जॉब से निकाल दिया था। चल क्या रहा है ये, देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या चल रहा है। तो ये चल ऐसा रहा है कि हमारी इंडियन एयर फोर्स के अंदर 2 सर्विसेज होती हैं। वैसे हमारी फोर्सेज के अंदर 2 सर्विसेज होती हैं। एक होता है एसएससी, जिसे बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट इसके वर्ड के अंदर ही शॉर्ट है, यानी कि इसके जो ड्यूरेशन होता है नौकरी की वो कम होती है। और एक होता है परमानेंट कमीशन। परमानेंट तो परमानेंट ही हो गया, मतलब टिल रिटायरमेंट, अब ये कह सकते हो। ठीक है, टिल रिटायरमेंट। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो भी नौकरियां होती हैं वो 10 साल के लिए होती हैं। 10 साल के बाद आपको 4 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है अगर वहां पे वैकेंसीज वगैरह होती हैं और आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस वगैरह वहां पे चेक की जाती है। तो ये टोटल हो गया 14 ईयर्स। 14 ईयर्स के बाद आपको रिटायरमेंट बेसिकली दे दी जाती है और 14 ईयर्स के बाद आपको ऐसा पेंशन वेंशन नहीं मिलती है और वो बहुत सारे बेनिफिट जो आपको मिलने बंद हो जाते हैं। तो 14 ईयर के बाद आप आइए और अपना दूसरी जॉब कर सकते हो। एक होता है परमानेंट कमीशन जो कि आपकी रिटायरमेंट तक होता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था। अब ये मामला थोड़ा पुराना है, तो 2006 से 2009 के बीच में इनको रिटायर किया, मतलब इनका शॉर्ट सर्विस कमीशन खत्म हो गई थी। इन्होंने परमानेंट कमीशन के लिए बोला था क्योंकि मर्दों को, मतलब मेल्स को दिया जाता है परमानेंट कमीशन, इनको नहीं दिया जा रहा था। तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में, तब से लेके वो मामला जो है वो चल रहा था कोर्ट के अंदर। और भैया 12 साल लगातार कोर्ट में लड़ाई करने के बाद कोर्ट ने ये कहा है
कि इनको परमानेंट कमीशन दिया जाना चाहिए। अब ये वो तो दिया नहीं जा सकता, इनकी एज हो चुकी है। तो कोर्ट ने ये कहा कि कम से कम परमानेंट कमीशन नहीं दे सकते हो तो पेंशन तो शुरू कर दीजिए। तो अभी इनको जो है यहाँ पे पेंशन मिलने वाली है। जिस दिन से इनकी रिटायरमेंट हुई थी तब से लेके आज तक पूरी पेंशन इनको मिलेगा। ये बनता है पूरा ये इशू। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिख दी हैं, आप इसको क्लियरली जाके देख सकते हो। ठीक है जी, चलिए। Who should pay for the climate change? ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है भैया। किसको पे करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज के लिए? जो सबसे ज्यादा पोल्यूट करेगा वो सबसे ज्यादा पे करेगा, जो पोल्यूशन सबसे कम करता है वो सबसे कम पे करेगा। सबसे ज्यादा पोल्यूट कौन करता है? डेवलप्ड कंट्री करती हैं। अमेरिका करता है, ब्रिटेन करता है, यूरोप करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, रशिया करता है, कनाडा करता है। तो भैया वो पे करें, हम क्यों पे करें? हाँ, मतलब हम लोग अपनी ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, बट कंपनसेशन तो आपको ही देना पड़ेगा। और इस कंपनसेशन में हल्की सी पॉजिटिव बात यहाँ पे ये हुई है कि इंडोनेशिया भी हमारी तरह कोल के ऊपर काफी डिपेंड करता है। इंडोनेशिया भी क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहता है, बट इंडोनेशिया के पास पैसे नहीं है। तो यूएसए, जापान और कनाडा ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि वो इंडोनेशिया को $20 बिलियन देंगे ताकि वो क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर सके और 2050 तक अपना नेट जीरो अचीव कर सके इंडोनेशिया। तो ये उन्होंने कहा है। ठीक है, इसे कहा जाता है कंपनसेशन अगेंस्ट लॉस एंड डैमेज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। समझ रहे हो? अभी मान लो सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, किसी बड़ी गाड़ी वाले ने छोटी गाड़ी वाले को ठोक दिया, बड़ी गाड़ी वाले की मान लो गलती है, तो उससे क्या लिया जाएगा? कंपनसेशन। वाई? बिकॉज लॉस एंड डैमेज, छोटे वाले का लॉस भी हो गया, उसकी गाड़ी डैमेज भी हो गई, इसलिए उसको कंपनसेशन दिया जाता है। बट ये कंपनसेशन काफी क्रिटिकल है। आप ये समझ लीजिए कि भैया ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ हो रही है, यूरोपियन कंट्रीज तो इसका मजा बहुत पहले से लूट रहे हैं। हमारे पास तो ये अभी आया है पिछले 25, 30, 40 सालों में। पहले तो मजा आप ही लूट रहे थे ना। तो 1900 से लेके अभी तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मजा तो डेवलप्ड कंट्री ने लूटा है। डेवलपिंग कंट्रीज आर रिलेटिवली न्यू। समझ रहे हो? तो अब ये समझिए कि आज के समय में 2022 की मैं बात कर रहा हूं, अगर अफ्रीका में ड्रोट आता है, ठीक है, अफ्रीका में अगर ड्रोट आता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका रिस्पॉन्सिबल है डेवलप्ड कंट्री, जिन्होंने पिछले 150-200 सालों में आतंक मचाया है ग्रीन हाउस गैस को रिलीज करके। ऐसी तो होता है ना। मान लो साउथ अमेरिका की किसी कंट्री के अंदर हीट वेव चल पड़ी, जिसकी वजह से वहां पे जो है भैया फसल पैदा ही नहीं हुई, या फिर वहां पे लोग मरना शुरू हो गए। इसका कारण कौन है? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का कारण कौन है? हिस्टोरिकली डेवलप्ड कंट्री। तो ये जो लॉस और डैमेज हो रहा है आज 2022 में, इसका कारण कौन है? डेवलप्ड कंट्री, जिन्होंने पहले ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को किया है। हालांकि ये कोई ऐसा हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बट स्टिल ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की अगर माने तो बिटवीन 1751 और 2017 इतने सालों में दुनिया में जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ है, उसके लिए 47% रिस्पॉन्सिबल कौन है? अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। 47% में ये गिनी चुनी कंट्री आती हैं, बाकी 53% में पूरी दुनिया आती है। बड़ी सोचने की बात है, बड़ी सोचने की बात है। कितना नुकसान होता है? देखिए, इनका कहना है कि 1990 से लेकर 2014 के बीच में यूएसए ने जितना भी ग्रीन हाउस गैस को रिलीज किया है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से 1 से लेके 2% तक पर कैपिटा जीडीपी रिड्यूस हुई है साउथ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज की। तो कितना इंपैक्ट पड़ रहा है भाई? हमारी जीडीपी भी डाउन जा रही है, हमारे यहाँ पे कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स भी हो रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं आपकी करामात की वजह से। तो कंपनसेशन कौन करोगे? आप करोगे ना, हम थोड़ी करेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ कंट्रीज को बेनिफिट भी हो रहा है, जैसे कनाडा, रशिया, इनको तो बेनिफिट हो रहा है क्योंकि इनका मोस्टली एरिया जो वो तो बर्फ के अंदर ढका रहता है। अब जब बर्फ पिघलेगी फ्यूचर में, तो डेफिनेटली उस लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर की जा सकती है, राइट? फसलें उगाई जा सकती हैं, या फिर जो नेचुरल रिसोर्स वहां पे दबे हुए हैं उनको निकालना आसान हो जाएगा, तो उसको तो फायदा है। ऐसा माना जाता है कि कनाडा की जीडीपी आने वाले
कुछ सालों तक में 0.3% तक इंक्रीज हो सकती है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ द लेबर प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर इन कनाडा। ठीक है, तो ये भी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं भैया यहाँ पे। तो ये जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का आपको रोकना था, यूनाइटेड यूएनईपी के प्रोग्राम के ने ये कहा है कि भाई कुछ हो नहीं सकता, अगर कुछ करना है तो अभी करना है। 2050 तक पूरी दुनिया को नेट जीरो अचीव करना पड़ेगा अगर आपको एंड ऑफ द सेंचुरी तक अनहोनी को रोकना है। ये उन्होंने बेसिकली यहाँ पे कहा है। इंडिया कितना एमिशन करता है? देखिए, रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया की टॉप जो 7 एमिटर्स हैं, चाइना, यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया, ब्राजील, रशिया, यूएसए, इसके अंदर इंडिया भी आता है। ये टॉप 7 कंट्रीज दुनिया का 55% से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन करती हैं। बट इंडिया के अगर पर कैपिटा अगर एमिशन की बात करो ना, ये दुनिया में सबसे लो है। देखिए, वर्ल्ड का जो ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो है 6.3 टन ऑफ CO2। आपको इंडिया का पता कितना है? 2.4। दुनिया के कंपैरिजन में तो आधे से भी कम है हमारा। अमेरिका का पता कितना है? 14। रशिया का पता कितना है? 13। चाइना का 9.7। भाई इंडिया तो बहुत ही पीछे है। तो आप इंडिया को तो मोरली, एथिकली एंड ऑब्जेक्टिवली कह ही नहीं सकते कुछ। हमारा तो पर कैपिटा बहुत ही ज्यादा कम है, फिर भी हम लोग स्टेप ले रहे हैं। 2070 तक नेट जीरो अचीव करेंगे, 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को भी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, अपने फॉरेस्ट के एरिया को भी हम लोग इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया इज डूइंग अ लॉट, क्योंकि हमारी कैपेसिटी भी कम है, उसके हिसाब से हम लोग बहुत बढ़िया यहाँ पे कर रहे हैं। बट हमें और अच्छा अगर करना है तो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए। वो हम लोग डेवलप्ड कंट्री से मांग रहे हैं, वो हमें दे नहीं रहे हैं। दैट इज द होल प्रॉब्लम। ठीक है, व्हाट इज द टारगेट लेवल ऑफ द रिटेल इन्फ्लेशन? देखिए, हम लोगों ने कल भी किया था रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन मतलब हम लोग CPI की बात करते हैं। तो CPI के लिए क्या टारगेट रखा गया है RBI ने? 2% से लेकर 6% तक, इसके बीच में RBI को मेंटेन करना होता है इन्फ्लेशन। राइट, इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हुआ है। अक्टूबर के महीने में 6.7% तक इन्फ्लेशन गया है, जो कि उससे पिछले कुछ महीनों में 8, 9, 10% के आसपास चल रहा था। 8, 10 तो नहीं गया है, खैर 8, 8.5 के आसपास चल रहा था। तो कम तो हुआ है, लेकिन इन्फ्लेशन ड्रॉप हुआ क्यों है? इन्होंने ये भी सवाल पूछा है। ये ड्रॉप इसीलिए हुआ है कि पेंडेमिक के बाद चीजें थोड़ी सी इंप्रूव होना शुरू हो गई हैं। पेंडेमिक में इकोनॉमी बंद हो गई थी, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई शॉक हो गया था, है ना। ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कत हो गई थी। अभी थोड़ा सा नॉर्मल चीजें होना शुरू हुई हैं, उसकी वजह से आप ये कह सकते हो इन्फ्लेशन कम हुआ है। फूड प्राइस भी थोड़े से अभी नॉर्मल कंपैरेटिवली हो गए हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। अमेरिका में भी जो इन्फ्लेशन पिछले 40-50 सालों में हाईएस्ट चल रहा था, वो भी अभी काफी कम हो गया है, 7.7% तक चला गया है। आप बोलोगे सर ये तो काफी कम है इंडिया के हिसाब से देखें तो, क्योंकि इंडिया में तो 6, 7, 8% नॉर्मली रहता है। लेकिन अमेरिकन कंट्री और यूरोपियन कंट्री के लिए नॉर्मल नहीं है। अमेरिका के बैंक के द्वारा तो टारगेट सेट किया गया है वो है ओनली 2% ऑफ इन्फ्लेशन। 2% से इन्फ्लेशन अगर अमेरिका में ज्यादा हो जाता है भैया, उनकी हालत खराब हो जाती है। हम लोग तो फिर भी 6, 7, 8% तक काम चला लेते हैं। डेवलपिंग कंट्री में यूजुअली इन्फ्लेशन ज्यादा रहता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे जापान की बात करो, जापान में पिछले 30 सालों से 0% इन्फ्लेशन चल रहा है। उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक जब आप मैक्सिमम लेवल स्टेज पे पहुंच जाते हो डेवलपमेंट की, उसके बाद हल्की सी भी इन्फ्लेशन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इंडिया के लिए उतनी दिक्कत नहीं है। तो अभी क्योंकि अमेरिका में भी इन्फ्लेशन थोड़ा नॉर्मल हो गया है, तो इसी वजह से उसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर भी पड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो गया। RBI ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया था? हमारा जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज कर दिया था थोड़ा सा। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो मार्केट से पैसे की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है, इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट वो कंट्रोल हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी मामले हैं। बट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की पूरी जिम्मेदारी RBI के पास नहीं होती भैया। RBI तो सिर्फ मनी सप्लाई के लिए काम कर सकता है, लेकिन जो गुड्स की जो सप्लाई होती है उसमें तो RBI कुछ नहीं कर सकता, उसमें तो गवर्नमेंट का रोल होता है। तो RBI और गवर्नमेंट दोनों को मिलकर ही इन्फ्लेशन को टारगेट करना होता है। बट RBI को यहाँ पे मेन फंक्शन दिया गया है विच इज 2% to 6%, तो उस रेंज के अंदर मेंटेन करना पड़ता है। बहुत ज्यादा महंगाई
भी नुकसान करती है, और अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं वो भी नुकसान करता है। तो एक मीडियम सेटिस्फैक्टरी लेवल पे इन्फ्लेशन का लेवल रहना चाहिए, राइट। चलिए जी, छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पे कहता है कि यूजीसी आस्क यूनिवर्सिटीज टू होल्ड लेक्चर्स ऑन द लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, जमहूरियत की मैं बात कर रहा हूँ। तो 26 नवंबर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 26 नवंबर को ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक्सेप्ट किया गया था, और बहुत सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के लागू हो गए थे 26 नवंबर को। यानी कि जो सिग्नेचर किए जाने थे वो 26 नवंबर को हो चुके थे, लेकिन उसके बाद में 26 जनवरी को शिफ्ट कर दिया गया था। वाई? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भैया जब सिग्नेचर 26 नवंबर को हो चुके थे 1949 को, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों इसको शिफ्ट किया गया था? वो तो तब से भी हो सकते थे। और अगर आपको पॉलिटिक्स की थोड़ी अच्छी पॉलिटी की थोड़ी अच्छी नॉलेज है तो ये भी बताइए कि 26 नवंबर को कौन कौन से प्रोविजंस लागू हो चुके थे, और 1950 को फिर तो ऑफ कोर्स सारे ही हो गए थे। तो ये उस दिन क्या करेंगे हम लोग, यूजीसी ने सारी यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को ये कहा है कि आप अपने अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में लेक्चर्स जो है वो उसको ऑर्गेनाइज करवाओगे डेमोक्रेसी के ऊपर। इंडिया में जो डेमोक्रेसी का ट्रेडिशन रहा है, खाप पंचायत का जो ट्रांजिशन हुआ है डेमोक्रेसी की तरफ, और एक किंग कैसा होना चाहिए, इसके बारे में जो है लेक्चर्स लिए जाएंगे। कुछ थीम उन्होंने बताई हैं, इन थीम के आसपास ये सारे लेक्चर्स रहेंगे। आप अगर आपकी यूनिवर्सिटी में अगर कोई ऐसा लेक्चर होता है तो जाके जाके जरूर अटेंड करिए। एक राजा कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, भगवत गीता। इंडिया के लोकतंत्र की बात यहाँ पे करने वाले हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में बात होगी, भक्ति ट्रेडिशन के बारे में यहाँ पे बात होगी, डेमोक्रेसी बुद्धिज्म के अंदर जो है काफी यूज होता था वो वहाँ पे बात होगी, सिख इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात होगी, ट्राइबल ट्रेडिशन जो कि तमिलनाडु के अंदर एंशिएंट और मिडिवल टाइम में जो सेल्फ गवर्नमेंट की बात होती है, डेमोक्रेसी की बात होती है ग्राउंड लेवल पे, उन सब कुछ ऐसी थीम्स जो है उन्होंने यहाँ पे बताई हैं जिनके बारे में ये बातें होंगी। बाकी 26 जनवरी को ऑफ कोर्स इस टॉपिक हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। चलिए जी, आज का है एडिटोरियल। बगदाद गेट्स अ गवर्नमेंट बट वायलेंस हॉन्ट्स इराक। ये जो है तलमीज अहमद जी हैं और ये फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट रहे हैं, और ये इन्होंने काफी एक्सपर्ट है भैया, राइट। तो इस तरह के मामलों में तो इराक के बारे में इन्होंने कहा है कि इराक में क्या चल रहा है। पहले तो इराक का मैप आपको देखना पड़ेगा, इराक की थोड़ी ना डेमोग्राफी समझने की जरूरत है, मतलब उसकी पॉपुलेशन रिलीजन के पर्सपेक्टिव से। तो ये जो आपको येलो कलर का नजर आ रहा है ऊपर की तरफ, ये कुर्द लोग हैं, ठीक है, कुर्दिश लोग हैं। जो डार्क ग्रीन में आपको नजर आ रहा है ये है सुन्नी, ठीक है, और जो आपको ये थोड़ा लाइट ग्रीन में नजर आ रहा है ये है शिया और सुन्नी, ठीक है। इराक के अंदर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, मतलब 50% से लेके 60% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो जो है शियाज की है, शिया मुस्लिम्स की रहती है। बाकी कुछ पॉपुलेशन फिर वो कुर्द की है और सुन्नी मुस्लिम्स की रहती है। तो ये तो है वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से। आपको मैं बताता चलो, जो सद्दाम हुसैन थे वो सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करते थे, जो कि माइनॉरिटी ग्रुप है। बट सद्दाम हुसैन की जो इनिशियल पार्टी थी, बाथ पार्टी, दैट वाज क्वाइट सेक्युलर। और इवन सद्दाम हुसैन की जब वो पावर में थे तो वहां पे रिलीजन के बेसिस पे सेंसस भी नहीं किया जाता था। तो काफी समय तक ईरान के अंदर जो है ठीक ठाक सा माहौल बना रहा। सद्दाम हुसैन क्योंकि ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते नहीं थे, सेकुलर थे कुछ हद तक। फिर 1990s में दिक्कत हुई जब इराक ने जो है अपने आसपास की कंट्रीज के ऊपर अटैक करना शुरू किया, और अमेरिका के साथ युद्ध वगैरह हुआ। वो चीजें उस समय थोड़ी बिगड़नी शुरू हो गई, वो सारी चीजें। बट ये थोड़ा बहुत आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो एक तो इराक की आपको पता होना चाहिए कि भैया यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ये देखिए, इधर तो रेड सी आ गया आपका, इधर गल्फ ऑफ ओमान है, पर्सियन गल्फ है। पर्सिया मतलब ईरान। ईरान का जो पुराना हिस्टोरिकल नाम हुआ करता था वो पर्सिया हुआ करता था, इसीलिए जो है इसे पर्सियन गल्फ कहा जाता है, ठीक है। इधर देखिए आपका ये कतार वगैरह आ गया। तो इराक ने, सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर अटैक किया था बेसिकली, ठीक है, 1990s में, जिसके जवाब में अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक किया था। वो पुरानी कहानी है, उसको ज्यादा हम लोग जाएंगे नहीं। तो एक तरफ देखिए कौन कौन सी कंट्रीज को सराउंड करती हैं। कुवैत है आपका, यहाँ इधर सऊदी अरेबिया चला गया, इधर आपका जॉर्डन है, इधर आपका सीरिया है, इधर टर्की भी है ऊपर की तरफ, और एक तरफ ईरान है। तो ये जो कंट्री है वो इराक को
करती हैं, सराउंड करती हैं। तो यहाँ पे ये जो इस साइड वाला एरिया है, यहाँ पे रहते हैं कुर्द लोग रहते हैं, ठीक है। और कुर्द लोग टर्की के अंदर भी काफी ज्यादा संख्या में रहते हैं, कुर्द, ठीक है। सीरिया में भी काफी कुर्द रहते हैं, तो आईसिस के खिलाफ भी काफी कुर्द लड़ते हैं, टर्की की गवर्नमेंट के खिलाफ भी कुर्द ग्रुप बनते हैं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ना, इसे एक्चुअली ये पूरा कुर्द एरिया है और कुर्द पॉपुलेशन यहाँ पे सारी रहती है और इसे कुर्दिस्तान भी कहते हैं। हालांकि कुर्दिस्तान कोई अपने आप में अलग कंट्री नहीं है, बट ये डिमांड करते हैं कि ये पूरा एरिया जो है वो कुर्द को कुर्दिस्तान डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है। ईरान के अंदर भी इधर कुछ कुर्द लोग रहते हैं, बाकी इधर नीचे जो है वो जो है इधर शिया लोग रहते हैं। और ईरान में भी, ईरान तो और शिया मेजोरिटी ही है, तो इस शियाज के अंदर कुछ ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जिनको ईरान से डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है, डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है और वो सारी सारी चीजें पॉलिटिक्स है यहाँ पे। बट अभी वहां पे क्या चल रहा है, सद्दाम हुसैन को जब हटाया गया था पावर से, तो अमेरिका का काफी कंट्रोल रहा, 10-12 सालों तक अमेरिका वहां इराक में रहा। फिर फाइनली जब इराक को अमेरिका ने छोड़ दिया, तो इराक की पॉलिटिक्स के अंदर एक सिस्टम यूज किया जाता है, जिसे एक बड़ा खास सिस्टम है जिसे कहा जाता है मुहास, ठीक है, मुहासा, इस सिस्टम को कहा जाता है। ये एक अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है, जिसमें पता क्या होता है, वहां पे जो कुर्द होते हैं, जो शियाज होते हैं, ये मेजोरिटी है शियाज की, और जो सुन्नीस होते हैं, ये अपनी अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से नॉमिनेट करते हैं लीडर्स को। तो कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वहां के जो मिनिस्टर्स होते हैं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, पॉपुलेशन के हिसाब से अपॉइंट किया जाता है, ताकि किसी के बीच में झगड़ा ना हो और सबकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन वहां पे हो। इसे जो है मुहाससा सिस्टम कहा जाता है, अपॉइंटमेंट सिस्टम कहा जाता है। तो ये वहां पे चल रहा था, बट हर सिस्टम के अंदर दिक्कतें होती हैं भैया, यहाँ पे भी दिक्कतें हुई। तो 2019 में कुछ वायलेंस भी हुआ था वहां पे, और बेसिकली आपको बताता चल, तो अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है। प्रेजेंट में ये चल रहा है कि जो कुर्दिश पॉपुलेशन है वहां पे, कुर्दिश जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करते हैं। लेकिन कुर्द के अंदर भी दो ग्रुप हैं, एक है पेट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान और दूसरा है कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, केडीपी और पीयूके। अब इनके बीच में हो गया झगड़ा, वो कहते हैं कि ये फलाना प्रेसिडेंट बनेगा, वो कह रहे हैं कि ढिमकाना प्रेसिडेंट बनेगा। अब भैया जब कुर्द लोगों के बीच में आपस में ही नहीं पट रही है, तो प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होगा। मजे की बात यह, अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं होगा तो प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट नहीं होगा। ये झगड़ा उनके बीच में 1-1.5 साल से चल रहा था, वायलेंस वगैरह भी काफी हो रहा था सड़कों के ऊपर, और कोई परमानेंट गवर्नमेंट वहां पे थी नहीं। फाइनली इन्होंने अपना झगड़ा सुलझा लिया है और अब्दुल लतीफ रशीद को प्रेसिडेंट वहां पे अपॉइंट कर दिया है, ठीक है। तो अब्दुल लतीफ रशीद ने प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है मोहम्मद शिया अल सुदानी, इनको वहां पे अपॉइंट कर दिया है। तो ये तो बन गई है वहां की सरकार, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये चीजें आपको ऊपर ऊपर से नजर आ रही हैं, ग्राउंड में रियलिटी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। कैसे, देखिए मुहासा सिस्टम मैंने बता दिया है, ठीक है। अब हुआ क्या कि भैया ये अरेंजमेंट तो वहां पे ठीक ठाक सा चल रहा था, बट इस अरेंजमेंट के अंदर भी वहां पे आ गई दिक्कत ये आ गई कि जो वहां पे जो शिया ग्रुप हैं वो भी आपस में लड़ने लगे। शिया ग्रुप के अंदर भी दो ग्रुप है, जैसे कुर्द के अंदर दो ग्रुप है ना, जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे थे, ऐसे ही शिया भी प्राइम मिनिस्टर के लिए लड़ रहे थे। क्योंकि शिया मेजोरिटी ग्रुप है तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंदर वहां पे सारी पावर मोस्टली प्राइम मिनिस्टर के अंदर ही होती है। दो ग्रुप थे शिया के अंदर, एक का नाम है मुक्तदा अल सद्र, ये बेसिकली लीडर हैं, ये उन लीडर का नाम है अल सद्र, और दूसरे हैं कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क, ये ग्रुप है। जो मुक्तदा अल सद्र हैं, ही इज अ मैन, ही इज अ पॉलिटिकल लीडर, और जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं वहां पे, सेक्ट हैं इराक के अंदर, ये उनके लीडर हैं बेसिकली, और जो कि न्यूट्रल रहना चाहते हैं, ना वो अमेरिका का पक्ष चाहते, ना ही वो ईरान का पक्ष चाहते, वो चाहते हैं कि हम लोग न्यूट्रल रहें। लेकिन जो कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क है CF, ये भैया काफी ईरान इनको सपोर्ट करता है, ये भी ईरान के साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप इनके हैं। तो इनके बीच में जो है वो काफी इश्यूज चल रहे थे। कुर्द आपस में अलग से लड़ रहे थे प्रेसिडेंट के लिए, ये प्राइम मिनिस्टर के लिए लड़ रहे थे। तो हुआ ये, मामला इतना ज्यादा खिंच गया कि मुक्तदा अल सद्र, इन्होंने पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया। इन्होंने कहा कि भाड़ में जाए पॉलिटिक्स, मैं तो बंदूक उठाऊंगा। तो भैया ये वायलेंस पे उतर आए।
पहले तो इन्होंने वहां की पार्लियामेंट को घेर वेर लिया, वहां पे जो है वो डेरा जमा के बैठ गए। फिर बाद में पहाड़ी वाड़ियों में चले गए और वायलेंस करने लगे। समझ रहे हो, पॉलिटिक्स छोड़ के अपने पुराने धंधे पे आ गए जो कि वायलेंस था। अब वो वायलेंस करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, ये जो कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क है इसने कुछ छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके, जो कि शिया पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं, अपने लीडर को इन्होंने आगे सामने उसका नाम रख दिया। ठीक है, और फाइनली अल सुदानी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन ऑफ कोर्स अल सुदानी के पास भैया इन मिस्टर सदर की तो सपोर्ट नहीं है। मिस्टर सदर तो जो है वो बंदूक उठा के घूम रहे हैं, अल सुदानी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठे हैं। अब इनको डर लग रहा है भैया कहीं तुम्हें ही गोली ना मार दें। तो इन्होंने कहा है कि 1 साल का समय दीजिए, 1 साल में हम लोग नई इलेक्शन करवा देंगे। ठीक है, जिसको जितनी मेजोरिटी मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, वो अपना काम कर लीजिए। फॉर्चुनेटली इराक के अंदर इलेक्शंस काफी ट्रांसपेरेंट और फेयर मैनर में हुए हैं पिछली बार। लेट्स होप कि आगे भी ऐसा होगा और माहौल वहां पे बने। तो प्रेसिडेंट तो अभी प्रेजेंट स्टेटस तो यही है, मिस्टर अल सुदानी प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, और मिस्टर अल सद्र, मुक्तदा अल सद्र, ये जो है अभी कोई मूड में नहीं है भैया अपना जो है कोलिशन करने के। और हो सकता है कि आने वाले समय में वायलेंस वहां पे और ज्यादा नजर आए। $60 बिलियन जो है वो ऑयल से कमाया था इराक ने पिछले साल। लेकिन गवर्नेंस वहाँ की बहुत बेकार है। इराक दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड कंट्री मानी जाती है, क्योंकि इतने सारे ग्रुप जब वहाँ पे हो जाते हैं तो आप किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। अगर आप किसी ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेते हो तो उसके रिलीजन के बेसिस पे जो है उसको जज कर लिया जाता है और उसके रिलीजन वाले सड़कों पे आ जाते हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे सेक्ट हैं, छोटे छोटे एथनिक ग्रुप्स हैं इराक के अंदर, तो वो बनता है पूरा माहौल। लेट्स सी आगे क्या होगा। तो ये था पूरा इराकी पॉलिटिक्स के बारे में। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से ऑफ कोर्स हम तो चाहते हैं कि इराक के अंदर जो है भैया, क्योंकि इराक जो है वो इंडिया को काफी ज्यादा ऑयल वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर टू इंडिया इराक ही है। वो सऊदी इराक यहाँ से काफी आता है। तो इराक के अंदर तो अगर स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो ऑफ कोर्स इंडिया की जो ऑयल सप्लाई है वो भी कंटिन्यू यहाँ पे रह सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था। 1-2 एडिशनल आर्टिकल मैंने आपके लिए डाल दिए हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट दमदार मुझे लगे नहीं। मन करे तो पढ़ लेना, मन नहीं करे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए जी, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।